हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स पॉलिटी का, जिसमें ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संघीय प्रणाली, संविधान की प्रस्तावना, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, भारतीय नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, भारतीय संसद, भारत में न्यायिक प्रणाली, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, प्रमुख पदाधिकारी, आयोग एवं अभिकरण, भारत में सिविल सेवा, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन, चुनाव एवं चुनाव प्रणाली, भारत में राजनीतिक दल, पंचायती राज, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां, भारत की विदेश नीति और उसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो साथ में जुड़े रहें। आज हम देख लेते हैं प्रथम अध्याय। पहला है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संविधान ब्रिटिश कालीन भारत के विभिन्न संवैधानिक सुधारों के क्रमिक विकास का नतीजा है। इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। इसके द्वारा पहली बार भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना की कोशिश की गई। भारत में पहली बार न्यायिक प्रणाली की किसके आधार पर हुई, शुरुआत कैसे हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, उससे स्टार्ट हुआ था आधुनिक न्याय प्रणाली का। इस क्रम में अंतिम महत्वपूर्ण सुधार 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ये आज़ादी से पहले का है, आज़ादी से पहले 1773 से 1735। यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय संविधान कमोवेश भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है, पर इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अन्य संविधानों से कई महत्वपूर्ण तत्वों को अपनाया। इस प्रकार भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और प्रभावी संविधान बन गया है। अब आ जाते हैं प्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। प्रशासन का कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल इलाकों के प्रशासन का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्राप्त ही था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कौन कौन सी? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता के अंदर, मद्रास और बम्बई को कलकत्ता के अंदर कर दिया गया। कलकत्ते की सरकार को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को शांति एवं युद्ध संबंधी मामलों में आदेश देने का प्राधिकार भी प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के फोर्ट विलियम के प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिलिंग में की जा सकती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों के एक दूसरे से पृथक कर दिया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निदेशकों के हाथ में ही रहने दिया, किंतु इसके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के निदेशकों की शक्ति पर्याप्त घट गई और कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया, किंतु अभी भी निदेशकों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। अब आ जाते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का इसके द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने में छूट दे दी गई। इसने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य बना दिया। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार देश के शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के गठन एवं अधिकारों में पर्याप्त परिवर्तन किया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य शामिल कर दिया गया, जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। विधि सदस्य विधिक मामलों में परामर्श देने का कार्य करता था।
गवर्नर जनरल को कंपनी के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों, न्यायालयों, स्थानों तथा वस्तुओं के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास तथा मुंबई की परिषदों की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधियों को संसद अस्वीकृत कर सकती थी और भारत के लिए स्वयं विधि बना सकती थी। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीकरण की जिस प्रक्रिया का प्रारंभ किया था, इस एक्ट ने गवर्नर के अधिकार को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर स्थापित कर उसे पूरा कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा सरकारी सेवा के लिए अर्हता का उपबंध भी किया गया। अब कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए निर्हर नहीं समझा जाता था। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए प्रथम विधि आयोग की स्थापना इसी अधिनियम का परिणाम थी। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल की कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक कर दिया गया। बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया जो प्रशासन का कार्यभार संभालता था। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था। विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के अधिनियम नहीं बना सकता था। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। इस एक्ट ने कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी अधिकार को ले लिया। भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया, यानी कि ट्रांसफर एक तरीके से कर दिया। अब भारत का शासन इंग्लैंड की साम्राज्य के नाम से भी जाना जाने लगा। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिए गए, जो 15 सदस्यों की एक परिषद, भारतीय परिषद की सहायता से भारत का प्रशासन चलाता था। भारतीय सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रति वर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। इस अधिनियम की कई कमियां भी थीं। कौन से अधिनियम में? 1858 में कुछ खासियत थी तो कमियां भी थीं। कमियां कौन कौन सी थीं? भारत के प्रशासन की सारी शक्ति राज्य सचिव के हाथों में केंद्रित हो जाना। विधि निर्माण की प्रणाली भी त्रुटिपूर्ण थी। भारतीयों को विधायी परिषद में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद ही अन्य प्रांतों के लिए विधि बनाती थी। इसे ना तो प्रांतों की क्षेत्रीय परिस्थितियों का पूरा ज्ञान था और ना ही इसे इनके लिए विधि बनाने का समय मिल पाता था। इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह गया था। प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बना सकता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। प्रांतीय विधान परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डाली गई, जिसकी परिणति 1919 में हुई। गवर्नर जनरल को विधान परिषद में भारतीयों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति भी प्रदान की गई। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को भी बढ़ा दिया गया। ऐसे सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 तक हो सकती थी। इन्हें अपर सदस्य कहते थे। इनका नामांकन किया जाता था। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी। सार्वजनिक कर्ज या राजस्व, धर्म या सैनिक मामलों से संबंधित विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। कौन से? सार्वजनिक कर्ज या राजस्व, धर्म, सैनिक मामलों से संबंधित जितने भी विधेयक होते थे, गवर्नर जनरल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल को विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को वीटो करने की शक्ति भी प्राप्त थी। वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकती थी। इस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधान परिषद को भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्मित विधियों की वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम की कमियां क्या थीं?
परिषद के सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे विधायकों पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। परिषदों के गैर सरकारी सदस्य देशी रजवाड़े तथा जमींदार होते थे। उन्हें विधि का कोई ज्ञान नहीं होता था और न ही वे भारत के लिए बनाई जाने वाली विधियों में कोई दिलचस्पी लेते थे। इस प्रकार भारतीयों को इस अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य होते थे। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की नींव डाली, पर इसके अंतर्गत निर्वाचन की पद्धति संतोषजनक नहीं थी। निर्वाचित सदस्य वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। विधान परिषद का विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। पंजाब को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, न केंद्रीय विधान परिषद में न प्रांतीय विधान परिषद में। गैर सरकारी सदस्य विधेयक में संशोधन नहीं करा सकते थे। उनके अधिकार अत्यंत सीमित थे। प्रांतीय परिषदें इतनी छोटी थीं कि वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं, बल्कि बंगाल के 70 लाख लोगों के लिए 7 सदस्य परिषद में थे। तत्कालीन परिस्थितियों में निर्वाचन की पद्धति स्वीकार करके और विधान परिषद को कार्यपालिका के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार करके इस दिशा में होने वाले विकास को अधिक गति प्रदान करने में यह अधिनियम पर्याप्त सहायक सिद्ध हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 में क्या हुआ? 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और आधे क्या होते थे? गैर सरकारी सदस्य। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते और 5 नामजद। इसके लिए निर्वाचक मंडल 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: सामान्य निर्वाचक वर्ग, वर्गीय निर्वाचक वर्ग और विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। विधान परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु उनको बजट पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वो क्या करते सकते थे? बजट पर विवेचना कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, कोई प्रश्न हो तो, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का भी अधिकार था। आलोचना: यह भारतीय की आशंकाओं को पूरा करने में असफल रहा। भारतीयों की मांग थी एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना, उनकी यह मांग पूरी ना हो सकी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। मताधिकार की पद्धति भी दोषपूर्ण थी। इस अधिनियम ने एक संकुचित तथा विभेदकारी मत अधिकार प्रदान किया, जिससे आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके अधिनियम ने मुसलमानों का पक्ष लिया। मुस्लिम तथा हिंदू मतदाताओं की अर्हताएं भिन्न भिन्न थीं। ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया था। स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, पर केंद्रीय सरकार यथावत ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। समस्त कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। कार्यकारिणी परिषद भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी थी, न कि केंद्रीय विधान परिषद के प्रति। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए: विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में कुल 134 सदस्य होने थे। इनमें से 104 निर्वाचित होने थे, शेष नामांकित किए जाने थे। राज्य परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 60 थी। इनमें से 34 निर्वाचित तथा 26 नामांकित होने थे। मत अधिकार का अधिकार अत्यंत सीमित एवं संकुचित था। मताधिकार की अर्हता संपत्ति के आधार पर निर्वाचित की जाती थी। स्त्रियों को न तो मताधिकार प्राप्त था, न ही वे परिषदों की सदस्य संख्या बन सकती थी। केंद्रीय विधानमंडल की विधायी शक्ति गवर्नर जनरल के अधीन थी। कुछ मामलों से संबंधित विधेयक बिना उसकी अनुमति के विधानमंडल में नहीं लाए जा सकते थे। गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त था। इस अधिनियम में प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। कानून बनाने की दृष्टि से विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। केंद्रीय विषयों पर केंद्रीय सरकार विधि बनाती थी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकारें।
प्रांतीय विषयों को पुनः दो वर्गों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, सिंचाई आदि अधिक महत्व के लिए आरक्षित की श्रेणी में आते थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका की सहायता से करता था। शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वत्व शासन आदि कम महत्व के विषय हस्तांतरित की श्रेणी में आते थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों पर बिना विधान परिषद की सहमति के भी विधि बना सकता था। उसे विधेयकों को वीटो करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई थी, किंतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का सिद्धांत यथावत चलता रहा। इसमें आलोचना भी हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, किंतु केंद्रीय सरकार का स्वरूप एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय सरकार सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। कोई भी विषय केंद्र अथवा प्रांत के प्रशासन क्षेत्र में है या नहीं, इस बात पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था, न कि न्यायालय को। कई विषय ऐसे भी थे जिन पर विचार करने से पहले प्रांतीय विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। गवर्नर जनरल प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति न देकर उसे रद्द भी कर सकता था। इस प्रकार सारी शक्ति केंद्र में निहित थी और प्रांतों में उत्तरदायी एवं स्वशासित सरकारों की स्थापना एक दिखावा मात्र ही था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन पद्धति पूर्ण रूप से असफल रही। अब आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में भारत में संघीय सरकार की नींव रखी। यह संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा भारतीय रियासतों से मिलकर बना था। संघ की सदस्यता राज्यों की इच्छा पर निर्भर थी और जब तक राज्यों ने इस संघ में शामिल होने की सहमति न दे दी हो, उक्त संघ की स्थापना संभव नहीं थी। प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघ के अंतर्गत प्रशासन के दो भागों में विभक्त थे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र आदि शामिल थे और इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। अपनी परिषद की सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं था। परिषद उसे कोई भी सलाह देगी तो वो जरूरी नहीं है कि माने, वो मना भी कर सकता है। और अधिकतर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विवेक अनुसार करता था, अपने मन से करता था, अपने हिसाब से ले करता था, अपने विवेक से करता था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। कानून बनाने की दृष्टि से विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, प्रांतीय और केंद्रीय। प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अत्यंतिक अधिकार जो था वो प्रांतों को दे दिया गया था। इन विषयों पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से करता था, न कि गवर्नर जनरल के अधीन रहकर। गवर्नर सभी कार्य अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था, जिनके लिए वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था। केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा की सदस्य संख्या 375 थी, जिनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के और 125 सदस्य भारतीय रियासतों के होने थे। विधानसभा की अधिकतम कालावधि 5 वर्ष थी। इस अवधि के पहले भी गवर्नर जनरल विधानसभा को विघटित कर सकता था। राज्य परिषद में कुल 260 सदस्य होने थे, जिनमें से 104 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होने थे। इनमें से 6 गवर्नर द्वारा नामांकित किए जाने थे। शेष सदस्य चुनाव द्वारा निर्वाचित होने थे। 104 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के होने थे, जो रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित किए जाने थे। राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होने थे। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। उस विधेयकों को वीटो करने का भी अधिकार प्राप्त था। उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करता था। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता था। जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाते थे, तो उसे निपटाने के लिए गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता था। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की और शासन की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। प्रांतों की कार्यपालिका गवर्नर और मंत्रिपरिषद द्वारा गठित होती थी। गवर्नर मंत्रिमंडल
का प्रमुख होता था। गवर्नरों को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी: विवेकीय शक्तियां, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियां, मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। इस अधिनियम द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। विधानसभा का जीवन काल 5 वर्ष का होता था। विधान परिषद एक स्थायी सभा थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवर्तमान हो जाते थे। प्रांतीय सूची के सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को विधि बनाने की आंतरिक शक्ति प्राप्त थी। वे समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकते थे। कई विषयों पर विधेयक पेश करने के पूर्व गवर्नर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता था। वित्तीय विधेयक केवल गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते थे। कोई भी विधेयक गवर्नर की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिनियम नहीं बना सकता था। वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रांतीय विधानमंडल को लौटा सकता था। वह किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ भी आरक्षित कर सकता था। प्रशासन की सुविधा के लिए इस अधिनियम द्वारा विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में शामिल थे और स्थानीय महत्व के विषय प्रांतीय सूची में। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल थे जो मुख्यतः प्रांतीय महत्व के थे। और राज्य सूची में क्या था? राज्य सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को विधि बनाने की अत्यंतिक शक्ति प्राप्त थी। अवशिष्ट विषयों पर कौन सा विधानमंडल विधि बना सकता था, इस बात का निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त था, जैसे कि अभी के समय में भी होता है। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में ही प्रांतीय सूची को हटाकर क्या कर दिया, राज्य सूची कर दिया है। समवर्ती सूची यानी कि ये 2 तरह के हैं। इसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी, लेकिन अगर राज्य और केंद्र में टकराव हुआ तो केंद्र की मानी जाएगी, केंद्र का नियम माना जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों दोनों को विधि बनाने का समान अधिकार प्राप्त था, किंतु दोनों प्रकार की विधियों में असंगति की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर अभावी होती थी। संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 7 अवर न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रहते थे। संघीय न्यायालय को मुख्यतः 3 प्रकार की अधिकारिकता प्राप्त थी। पहली, प्रारंभिक अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता और परामर्शदात्री अधिकारिकता। संघीय न्यायालय भारत का उच्च न्यायालय नहीं था। इसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दूसरे, यह न्यायालय केवल संविधान के उपबंधों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रिवी काउंसिल में की जाती थीं। अब आ जाते हैं क्रिप्स मिशन 1942। सर क्रिप्स के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के बारे में निम्न सुधारों की घोषणा की। युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएंगे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे चाहें तो इस संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हो जाएं या अपने लिए नए संविधान का निर्माण करें। युद्ध समाप्त होने के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं को चुनाव किया जाना था, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव करती थी। संविधान सभा के सदस्यों का संख्या प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या का 1/10 का भाग से अधिक नहीं हो सकती थी। प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। युद्ध काल में भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा। शेष विषय भारत सरकार के अधीन होंगे। कैबिनेट मिशन 1946। जब ये मिशन नहीं चला, क्या क्रिप्स मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाए। राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रहने दिए जाएं। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जिससे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत का ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाए।
भारतीय रियासतों को यह छूट दिया जाए कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। ठीक है, अब आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्य होंगे। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाता रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को उनके लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। दोनों अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगला अध्याय करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।